Hello and Radhe Radhe Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. I warmly welcome everyone to the Sadhana Vijay Academy platform. I'm good and I hope you are also doing very well. Let's begin. Today's topic is Supreme Court. आज हम पॉलिटी के पार्ट 5th का हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट. पार्ट 5th में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट. किसमें? पार्ट 5th में. पार्ट 5th में दिया गया है तो कौन कौन से आर्टिकल के तहत है तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट दिया गया है पार्ट 5th में. और ये किस आर्टिकल से लेकर है तो आर्टिकल हमारा 124 से लेकर ये दिया गया है किस तक? हमारा 146 तक हमारा सुप्रीम कोर्ट दिया गया है. अब इसी में आप हाई कोर्ट भी देखेंगे तो हाई कोर्ट हमारा पार्ट 6 में दिया गया है. किसमें? पार्ट 6 में दिया गया है. और आर्टिकल है हमारा 214 से लेकर हमारा किस आर्टिकल तक है तो ये है 231 तक हमारा सुप्रीम कोर्ट दिया गया है. और आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 146 तक हमारा सुप्रीम कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. अच्छा, अब सवाल ये उठता है, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आई होगी, जानने की आपकी जिज्ञासा होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना क्यों की गई, कब इसकी जरूरत पड़ी, किसने इसकी स्थापना की थी, कौन इस जुडिशरी सिस्टम को लेकर आया था. हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है अभी न्यू दिल्ली में है. क्या हम इसकी ब्रांचेस अलग अलग जगह पर भी ओपन कर सकते हैं? साथ ही साथ क्या सुप्रीम कोर्ट का जब गठन हुआ तो वो न्यू दिल्ली में ही था कि उससे पहले कहीं और इसकी स्थापना की गई थी? ये सब बातें रही. तो हम जानेंगे पहले इसका इतिहास कि क्या हुआ था जब हमारा बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में. कब हुआ था तो ये हुआ था 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध. कब? प्लासी का युद्ध हुआ था. किस किसके बीच हुआ था तो ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे सिराज उद्दौला. कौन थे? सिराज उद्दौला. उनके बीच में हुआ था. ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराज उद्दौला के बीच जब ये युद्ध हुआ तो इसमें विक्ट्री किसने पाई, कौन विजेता हुआ तो वो ईस्ट इंडिया विजेता हुई. कौन? ईस्ट इंडिया इसमें विजेता हुई. ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें विजेता हुई. इसी से क्या हुआ, जो फ्रेंच आर्मी थी वो यहां से रवाना होनी शुरू हो गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर प्रभुत्व हो गया था, वो यहाँ पर शासन करने लगे. जब 1771 में आप देखेंगे, जब 1771 में यहाँ के गवर्नर बने, जनरल गवर्नर बने तो कौन बने थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग. कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे. वॉरेन हेस्टिंग जब यहाँ के गवर्नर बने तो उन्हें नीड हुई कि वो एक जुडिशरी प्लान लेके आए. कब? 1772 में. कब? 1772 में एक जुडिशरी प्लान लेके आए, जिसके वजह से ये एक क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे जरूरत हुई कि यहाँ पर एक अगर यहाँ पर हमने अपना प्रभुत्व कर लिया है तो यहाँ पर फिर जो रेवेन्यू है वो भी कलेक्ट करने होंगे, सिविल केसेस भी होंगे, तो इसीलिए इन्हें एक जुडिशरी की जरूरत पड़ी. तो फिर 1771 में जब गवर्नर जनरल आए वॉरेन हेस्टिंग तो इन्होंने जुडिशरी सिस्टम का इन्हें माना जाता है कि इन्होंने यहाँ पर स्थापना कराई थी. मींस इन्होंने स्थापित किया था. ये प्लान लेकर आए थे जुडिशरी प्लान. जो जुडिशरी प्लान थी वो कौन लेकर आए थे? वो लेकर आए थे वॉरेन हेस्टिंग. इन्होंने किया. इसके बाद ये यहाँ पर सिस्टम देखा गया और तब हमारा सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी कोलकाता में. कहां पर? कोलकाता में की गई थी, जहां पर हमारे जितने भी रेवेन्यू कलेक्ट हो या सिविल केस हो उन्हें देखे जाते थे. तो देखते हैं, पहले थोड़ा सा यहां से देखते हुए चलते हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का इतिहास क्या रहा. भारत में न्यायपालिका की नींव ब्रिटिश शासन के दौरान पड़ी. 1726 में किंग इन काउंसिल के आदेश से बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में मेयर्स कोर्ट्स स्थापित हुए थे. पहले मेयर्स कोर्ट्स थे, लेकिन 1773 में जब 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने को लगा कि एक जुडिशरी प्लान आना चाहिए, तब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का एक बड़ा कदम था, जिसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ओपन किया जाए. मीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशर स्थापित हुआ वहां पर. इसके बाद में ये मद्रास में 1801 में मद्रास और बॉम्बे में 1823 में भी सुप्रीम कोर्ट बनाए गए. मीन सबसे पहले 1773 में जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोलकाता में स्थापित किया गया. इसके बाद फिर मद्रास में आया और फिर इसके बाद बॉम्बे में स्थापित किया गया. 1823 में सुप्रीम कोर्ट बनाए गए थे. द फाउंडेशन ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया वॉज लेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. मीन्स ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर इन्हें क्या किया गया था? स्थापित किया गया था. जो सुप्रीम कोर्ट है इसे कौन
लेकर आया था, जुडिशरी प्लान कौन लेकर आया था, वॉरेन हेस्टिंग लेकर आए थे, और ये ब्रिटिश काल में हुआ। ये आप देखोगे प्लासी का युद्ध जब हुआ था, कब हुआ था, 1757 में। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था, तो कब लड़ा गया था, 1757 में। किस किस के बीच हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराज उदौला जो कि बंगाल के नवाब थे, उनके बीच में लड़ा गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें विजेता हुई थी। इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी ये हो गया। आप ये देख रहे होंगे ब्रिटिश जो रूल थे वो किस तरह से काम कर रहा था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई तो उन्हें लगा कि अब जो रेवेन्यू है वो भी कलेक्ट किया जाएगा, सिविल केसेस देखे जाएंगे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक जुडिशरी प्लान लाने की तैयारी की। अब देखते हैं फेडरल कोर्ट। जब 1937 में फेडरल कोर्ट आया, 1937 में क्या होता, फेडरल कोर्ट आया, मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप सब जानते होंगे जो हमारा संविधान है उसमें मैक्सिमम पार्ट हमारा है 1935 का, काफी हमने उससे लिया हुआ है। 1935 के तहत जो भारत में पहली बार फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना की थी, ये है 1 अक्टूबर 1987, 1937 को दिल्ली में शुरू हुआ। इसके बाद एक चीफ जस्टिस और अधिकतम 6 जज नियुक्त किए गए थे। इसमें क्या था कि एक चीफ जस्टिस थे और 6 जज नियुक्त किए गए थे। फेडरल कोर्ट का मुख्य काम क्या था कि जो सेंटर थे और प्रोविंसेस थे, जो प्रोविंसेस थे जैसे कि जो रियासतें थी और जो केंद्र था, सेंटर थी, उसके बीच के विवाद और संविधान संबंधी मामलों को सुलझाने का जो काम करता था वो फेडरल कोर्ट करता था। क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ फेडरल कोर्ट था, ऐसे नहीं थे कि अलग अलग कोर्ट थे, अलग अलग पार्ट दिए गए थे कि भाई अगर जिले का काम है तो वो जिला कोर्ट देखेगा, या फिर राज्य का है तो राज्य कोर्ट देखेगा, हाई कोर्ट देखा, इस तरह से नहीं था। सिर्फ फेडरल कोर्ट था और सेंटर और जो प्रोविंसेस थे उनके जो मामले थे उन्हें सुलझाता था। इसके बाद जब स्वतंत्र हुआ, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। भारत की स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। आप सब जानते हैं कि हमारा संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान हमारा लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। इसी दिन फेडरल कोर्ट और प्रीवी काउंसिल को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। जो एक फेडरल कोर्ट थे और एक प्रीवी जो काउंसिल थी, उन दोनों को मिक्स कर उन दोनों की शक्तियों को मिलाकर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसका उद्घाटन चीफ जस्टिस H.J. कैनिया द्वारा किया गया था। किसने किया था, चीफ जो जस्टिस थे H.J. कैनिया, उन्होंने इसकी उद्घाटन किया था। भारत के पहले चीफ जस्टिस भी यही बने थे। कौन थे, H.J. कैनिया। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है पॉलिटी से कि जो हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो कौन बने थे, तो हमारे फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थे वो H.J. कैनिया बने थे, कैनिया हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शुरुआत चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो पार्लियामेंट हाउस है न्यू दिल्ली से की थी। न्यू दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। 1958 में 1958 में यह अपने वर्तमान भवन जो कि तिलक मार्ग, न्यू मार्ग दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। पहले ये कहा था पार्लियामेंट हाउस में जो कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था वहां पे था। इसके बाद ये शिफ्ट कर दिया गया 1958 में तिलक मार्ग पर जो कि न्यू दिल्ली में है और अभी है। चलते हैं नेक्स्ट पर। आपको ये इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने को मिलेगा। अब वर्तमान में इसकी स्थिति देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा न्यायिक निकाय है। हाईएस्ट जो हमारा जुडिशियल बॉडी है वो कौन है, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही शक्ति आती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपना केस सुना दिया, कोई फैसला दे दिया, तो उसकी सुनवाई फिर हाई कोर्ट या फिर और किसी कोर्ट में नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, मींस फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद वर्तमान में 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम कितने, 34 जज हमारे, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस होते हैं और 33 हमारे जो होते हैं वो होते हैं जजेस हो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं भारत का सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ अस्तित्व में आया। इसी की जड़ें ब्रिटिश कालीन न्याय व्यवस्था जो कि 1937 की फेडरल कोर्ट से जुड़ी हुई है। आज यह भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है जो न केवल कानून की व्याख्या करता है बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा संरक्षण करता है। आप सब जानते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार है, अगर उनका कोई हनन करता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अपने मौलिक अधिकार के हक के लिए वहां पर
लड़ सकते हैं और केस कर सकते हैं। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायिक है। मीन्स आप देखेंगे कि जो हमारी कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका है, ये दो अलग अलग बॉडी हैं, एक दूसरे का इनका कोई भी इंटरफेयर नहीं है। लेकिन अगर कोई भी कार्यपालिका अपनी मनमानी करती है तो न्यायपालिका उसे रोकती है, अगर न्यायपालिका अपनी मनमानी करती है तो कार्यपालिका उस पर दबाव बनाती है। मीन्स ये दोनों अलग अलग बॉडी हैं, अलग अलग इनकी शक्तियां हैं, लेकिन कोई भी अगर मनमानी करता है तो दूसरा उसका विपक्ष का जो दूसरा जो होगा वो उसे का विपरीत विरोध करेगा और उसे रोकेगा, एक संविधान को यूज कर कर, एक अपने कानून को यूज कर कर। तो ये सब चीजें हुई कौन कौन सी, एक कार्यपालिका, हाँ वो हमारी, एक न्यायपालिका। कार्यपालिका में होते हैं जैसे कि राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, मंत्री परिषद हुई। सेकंड जो न्यायपालिका होती है उसमें वे हाई कोर्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट हुए, जो हमारे जिला कोर्ट होते हैं और पंचायतें जिला होती हैं वो हुई, उसमें आएंगे। ये दोनों अलग अलग इनके कार्य होते हैं। ये हुआ हमारा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। अब चलते हैं आर्टिकल 124 पर। अब हम आर्टिकल देखेंगे। मैंने इसे थोड़ा डिटेल ज्यादा ना करके थोड़ा इतना किया है कि आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकें, जितने मैक्सिमम पॉइंट होने कवर कर सके। लेकिन अगर आपको और भी डिटेल में अच्छे से 1 बाय 1 का चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं इस पर फिर एक डिटेल में क्लास लेके आऊंगी। अभी इतना है कि आप आर्टिकल बाय आर्टिकल याद करें, थोड़ा उसका इतिहास भी आपको पता रहे कि किस वजह से इसकी स्थापना हुई थी, क्यों क्यों इसकी जरूरत पड़ी, और किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है, कौन से आर्टिकल में कौन सी शक्तियां हैं, वो सब दिया गया है। तो देखते हैं आर्टिकल 124 में कि भारत में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है कि भारत में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, मीन्स उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इसमें मुख्य न्यायाधीश क्या होंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अन्य न्यायाधीश होंगे, जिसमें कि क्या मैंने आपको बताया 33 अन्य न्यायाधीश होंगे और एक हमारा चीफ जस्टिस होंगे। इसी के साथ में संसद द्वारा अधिकतम संख्या निर्धारित की जा सकती है। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो न्यायाधीश है उनकी राष्ट्रपति कौन उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। इसके बाद जो न्यायपालिका की सलाह से होती है, वो न्यायपालिका की सलाह से। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा मैंने आपकी 1 मिनट ली। तो देखते हैं इससे आगे कि आर्टिकल 124 क्या कहता है कि हमारा एक उच्चतम न्यायालय होगा, उसमें एक हमारे क्या सुप्रीम कोर्ट होगा, और उसमें हमारे कितने 33 हमारे जज होंगे, और साथ ही एक हमारा मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनकी राष्ट्रपति जो हमारे न्यायाधीश होती हैं उनकी कौन उन्हें शपथ दिलाते हैं, कौन उनकी नियुक्ति करते हैं, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद देखते हैं अभी जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, तो आप जानते हैं कि वो है हमारे BR गवई। कौन है, BR गवई हमारे अभी मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं आर्टिकल 125 पर। आर्टिकल 125 कहता है कि उनका वेतन क्या होगा, उनका भत्ता क्या होगा। तो आर्टिकल 125 में है कि मुख्य न्यायाधीश अन्य जजों का वेतन संसद द्वारा तय किया जाएगा। उनका वेतन और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई न्यायाधीश है और उनके कार्यकाल के बीच में उनका जो वेतन है वो कम या ज्यादा कर दे, वो पहले ही संसद उसे निश्चित कर देगी और फिर पूरे कार्यकाल में उस न्यायाधीश को वही वेतन मिलेगा। इसी के साथ उनके कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हो सिवाय वित्तीय आपातकाल के। अगर बाय चांस आर्टिकल 360 लग गया है, कहीं पर आपातकाल घोषित कर दिया गया है, तो उसके बीच ये सब चीजें हो सकती है, क्योंकि वहां पर हमारे जो आर्टिकल हैं जो उन्हें सीमित कर दिया जाता है, जिससे कि कुछ चीजों को चेंज किया जा सकता है। वित्तीय आपात आता है। ये हमारे अब तक के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, आप ये सब देख रहे हैं। चलते हैं आर्टिकल 126 पर। हमने 125 में देखा कि हमारा एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें हमारे 34 जज होंगे, एक होगा हम जिसमें से 33 हमारे जज होंगे और एक हमारा चीफ जस्टिस होंगे, चीफ मुख्य न्यायाधीश होंगे। फिर हमने आर्टिकल में देखा 125 में कि जो हमारे जज होंगे उनका वेतन और भत्ता क्या होगा, कि उन्हें हम कम कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो देखा। अब आर्टिकल 26 में चलते हैं। आर्टिकल 26 कहते हैं कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होगा। मीन्स अगर मुख्य
मुख्य न्यायाधीश जो हमारे होते हैं, बाय चांस वो बीमार हो जाए या फिर वो किसी वजह से बाहर हो या फिर अवकाश पर हो या फिर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाए या कुछ भी ऐसी दुर्घटना हो, तो उस टाइम पर एक कार्यवाहक हमारे न्यायाधीश होते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं, वो उस पद का पालन करते हैं, उनके नियम का पालन करते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या उनका पद खाली हो तो राष्ट्रपति किसी अन्य जज को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 127 पर चलते हैं कि जो अतिरिक्त जजों की नियुक्ति कैसे होती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में कोरम की कमी हो या फिर किसी मामले की सुनवाई के लिए अतिरिक्त जज की जरूरत हो तो राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के जज को सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकते हैं। इसकी नियुक्ति सीजीआई की सलाह पर होती है। मीन जो मुख्य न्यायाधीश होती है उनकी सलाह पर ही उन्हें नियुक्त किया जाता है, जो हमें अगर किसी अतिरिक्त जज की नियुक्ति की नीड होती है, जरूरत होती है। फिर चलते हैं आर्टिकल 128 पर कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पुनः नियुक्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो वो दिया गया है आर्टिकल 128 में कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट को जरूरत हो तो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जो कि रिटायर हो चुके हैं या फिर हाई कोर्ट के जज को विशेष मामलों की सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है, उनकी सहमति जरूरी होती है। मींस अगर कोई हमारी कार्रवाई है या फिर उनकी हमें जरूरत है तो हम उन्हें वापस भी बुला सकते हैं, ऐसा उसमें दिया गया है कि अगर कोई जज रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद आर्टिकल 129 में क्या है कि न्यायालय की अवमानना का अधिकार, कि न्यायालय को अवमानना का अधिकार है कि नहीं है, वो किसमें दिया गया, आर्टिकल 129 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह खुद को कोर्ट रिकॉर्ड घोषित करे और अवमानना के मामलों में सजा दे सके। मींस उसको ये अधिकार है कि वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित कर सकता है। इसी के साथ साथ वो अवमानना जो कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामलों में भी सजा दे सकता है, ये इसको अधिकार है। तो ये हुआ आर्टिकल 129। आर्टिकल 30 पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बैठक का स्थान कहां स्थापित किया जाता है। तो सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट की जो बैठक होती है वो दिल्ली में होती है, लेकिन राष्ट्रपति सीजीआई की सलाह से उसकी बैठक देश के किसी भी अन्य स्थान पर कर सकते हैं। हमारा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है तो जो उसकी बैठक वो दिल्ली में ही होती है, लेकिन अगर सीजीआई चाहे तो राष्ट्रपति से सलाह लेकर देश के किसी भी कोने में वो बैठक कर सकते हैं, उन्हें इतनी अथॉरिटी होती है। तो वो पहले लेकिन राष्ट्रपति से क्या लेंगे, वो सलाह लेंगे और तब इसे करेंगे। आर्टिकल 131 कहता है कि मूल अधिकार, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट सीधे इन मामलों में सुनवाई कर सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद अगर चल रहा हो तो कौन उसका निपटारा करेगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आएगा। साथ ही साथ दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तब भी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। केंद्र और दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो भी सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगा। इन कानूनी अधिकारों का सवाल जुड़ा होना चाहिए। ये जो सवाल है ये कानूनी अधिकार के होने चाहिए। आपने देखा होगा कि कितनी बार राज्य और केंद्र के बीच मतभेद चलते रहते हैं। जैसे तमिलनाडु को आप देखोगे, तमिलनाडु और राज्य के बीच में है। पंजाब अपना एलिगेशन लगाता रहता है कि केंद्र हमें फंड नहीं दे रहा है, जितना फंड चाहिए उतना हमें नीड है वो नहीं दे रहा है, तो हमारे साथ वो एक निष्पक्ष व्यवहार कर रहा है, मीन्स हमें इग्नोर भी कर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी केंद्र की जहां पर सरकार होती है उन स्टेट में वो अपने अच्छे से वहां की चीजों को करते हैं, लेकिन जहां पर उनकी सरकार नहीं होती वहां थोड़ा वो क्या करते हैं, अपना हाथ सुकोड़ लेते हैं, मींस सीमित चीजें कर देते हैं। तो इसी के चलते हुए राज्य और केंद्र के बीच विवाद चलते रहते हैं। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और हमारे केंद्र के बीच भी विवाद काफी रहते हैं, वो काफी एलिगेशन लगाती रहती हैं। तो इसी तरह ये चीजें होती है। तो इनकी जब सुनवाई होनी होती है तो ये केस कहां पे दर्ज किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर अपनी सलाह देते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं। तो इस तरह से किसमें दिया गया है, ये आर्टिकल 31 में ये दिया गया है। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि संविधान से संबंधित अपील, उच्च न्यायालय का कोई निर्णय यदि संविधान की व्याख्या से जुड़ा है तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अब आई बात उस पर कि मैंने जैसे आपको बताया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग बॉडीज हैं, लेकिन बाय चांस अगर वो अपनी मनमानी करने लगे, कोई भी एक उनमें से मनमानी करने लगे तो दूसरा उसे रोकता है। इसी तरह से अगर जैसे संविधान है, कितनी बार हुआ कि अगर
जैसे मोदी जी का एक नारा था 400 पार, तो उसमें विपक्ष ने कहा कि अगर 400 पार वोट हो गए, 400 पार का नारा ये कंप्लीट हो गया, तो ये लोग संविधान को पूरा ही बदल देंगे। तो इसमें क्या होता है कि संविधान में कुछ फोरम्स होते हैं कि इतनी वोट अगर दे दोगे तो इसमें आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कुछ भी संविधान से बदलने की कोशिश की जाती है, उस पर कोई भी कानून लाया जाता है, तो इसके लिए न्यायपालिका भी उस पर दबाव बना सकती है, क्योंकि उसे भी इतनी अथॉरिटी होती है। इसी तरह अगर न्यायपालिका कोई अपनी मनमानी करती है तो कार्यपालिका उस पर अपना दबाव बनाती है। इसीलिए दोनों शक्तियों को अलग अलग बनाया गया है, क्योंकि कार्यपालिका में अगर कोई भी मंत्री या किसी का भी गठन हो रहा है तो न्यायपालिका का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसी तरह से अगर न्यायपालिका में कोई जज या कोई भी कंडक्ट किए जा रहे हैं तो वो सिर्फ जजों की सलाह पर बनाए जाते हैं, वहां से फिर कार्यपालिका से उसका कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए इन दोनों को अलग अलग रखा गया है। तो ये हुआ कि आर्टिकल 32 क्या कहता है कि अगर संविधान की व्याख्या से जुड़ा हो तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में भी की जा सकती है। आर्टिकल चलते हैं 33 पर। आर्टिकल 33 कहता है दीवानी मामलों में अपील। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दीवानी मामले सिविल केसेस में निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है यदि उसमें कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न शामिल है। बाई चांस आपने हाई कोर्ट में कोई केस किया और वहां आप हार गए, या फिर कुछ आपको कंडीशंस लगी कि ये हाई कोर्ट ने सही नहीं किया, तो क्या करेंगे, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं और वहां पर उसके लिए अपील कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में एक बार केस हो गया तो दोबारा आप हाई कोर्ट में नहीं जा पाते। तो ये सब चीजें दी गई हैं आर्टिकल 33 में कि दीवानी मामलों को भी सुनवाई इसमें की जाती है, अपील की जाती है। आर्टिकल 134 पर दंड मामलों में अपील। आपराधिक मामलों में यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया गया व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया है, तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि बाई चांस हाई कोर्ट ने उसे मृत्युदंड दे दिया किसी क्रिमिनल को या किसी व्यक्ति को कि भाई आपको मृत्युदंड की सजा दी गई है, लेकिन अब वो जाकर फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है कि भाई मेरे पर एक गलत एलिगेशन लगाया गया, मुझे गलत दंड दिया गया है, तो वो उसके खिलाफ भी वहां पर क्या कर सकता है, अपनी अपील कर सकता है। तो ये दिया गया है आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 35 में चलते हैं कि पूर्ववर्ती जो क्षेत्र अधिकार है, भारत के संघीय न्यायालय जो ब्रिटिश इरा है या न्यायिक समिति के पास जो अधिकार थे वो अब सुप्रीम कोर्ट के पास होंगे। भारत का संघीय न्यायालय क्या कहता है कि जो न्यायिक समिति के पास जो अधिकार है वो अब सुप्रीम कोर्ट के पास होंगे। ये उसमें कहा गया है, मैंने आपको बताया था, आपको रिट जारी, मैंने आपको एक बार रिट पढ़ाई थी कि आर्टिकल 32 में कुछ रिट दी गई थी। हम उसे आर्टिकल 32 को अलग से एक बार जरूर देखेंगे और उसके सभी रिट्स को लेकर आएंगे कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो रिट्स जारी करता है, तो उसी के उसमें दिया गया है कि बाई चांस कोई पहले हमारे क्षेत्र थे तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने क्षेत्र में फिर से ले सकता है कि ये क्षेत्र हम में आएगा, तो वो उसे वापस बुला सकता है, उस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल कर सकता है कि हाई कोर्ट आप उस केस को रोक दीजिए, जो वो क्षेत्र है वो यहाँ पर पास कर दीजिए। तो इस तरह की आर्टिकल 35 में दिया गया है। आर्टिकल 36 में चलते हैं, विशेष अनुमति याचिका, जो हमारी स्पेशल लीव पिटीशन होती है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति से अपील की अनुमति दे सकता है, सिवाय सैन्य ट्रिब्यूनल के। जो सैन्य कार्यवाही होती है वो सैन्य के उसमें कोर्ट में ही होती है, लेकिन उससे अलग अगर कोई भी वो है तो वो विशेष अनुमति से अपील की अनुमति दे सकता है। ये हुआ। इसी के साथ ही अत्यंत शक्तिशाली अनुच्छेद भी है। ये बहुत शक्तिशाली अनुच्छेद है और लाखों मामले इसी के तहत आते हैं। मीन्स ये काफी शक्तिशाली अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद का यूज कर ही लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के में अपना निर्णय ले जाते हैं और अपनी जो विशेष अनुमति होती है उसके अपील के खिलाफ जाकर क्या करते हैं, वो यहाँ पर अपील करते हैं। आर्टिकल 37 में चलते हैं, पुनर्विचार याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय की समीक्षा कर सकता है यदि उसे लगे। बाई चांस सुप्रीम कोर्ट ने किसी को मृत्युदंड दे दिया या कोई सजा सुना दी, उम्र कैद, अगर सुप्रीम कोर्ट को खुद से लगे कि शायद उसने गलत फैसला कर दिया है तो वो उससे फिर से पुनर्विचार कर सकता है। पुनर्विचार के लिए कह सकता है कोई भूल हो गई हो या फिर नया तथ्य सामने आया हो, तो इस चीज के लिए इसमें फिर से अपील की जा सकती है। अब चलते हैं आर्टिकल 38 पर। आर्टिकल 38 कहता है क्षेत्र अधिकार में वृद्धि। संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार बढ़ा सकती है। संसद कोई भी कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का जो एरा है, जो क्षेत्र अधिकार है, उसे इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है। तो ये किस में दिया गया, ये आर्टिकल 138 में दिया गया है। अब चलते हैं आर्टिकल 139, अतिरिक्त शक्तियां। संसद सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दे सकती है कि वह संविधान के तहत अधिकारों
वह संविधान के तहत अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे रिट जारी करे, वो सीधे रिट जारी करे। ये अधिकार कौन देता है? ये संसद। कोई भी कानून अगर बनाया जाता है तो संसद बनाता है, पार्लियामेंट में उसे पास किया जाता है। पहले कोई कानून आता है, फिर उसे संसद में बिल पेश किया जाता है, उसके बाद वो फिर हमारा एक संशोधन हो जाता है और संविधान का अंग बन जाता है। तो इसी के तहत क्या गया, आर्टिकल 139 में कहा गया है कि संसद सुप्रीम कोर्ट का जो एरा है, जो क्षेत्र अधिकार है, जो शक्तियां हैं, उसे दे सकता है। कौन सी? कि संविधान के तहत अधिकारों की रक्षा के लिए वो सीधे रिट जारी करे। ये किसे दे सकते हैं? ये संसद को। संसद सुप्रीम कोर्ट को कह सकता है और सुप्रीम कोर्ट को रिट फिर जारी कर सकता है। तो ये दिया गया आर्टिकल 139 में। इसी में आता है 139A। जब भी आपको कोई कैपिटल ए ऐड दिखे तो मान लो कि वो एक संशोधन किया गया है, संशोधन संविधान में किया गया है और उसके बाद ये ए को ऐड किया गया है। इसमें है स्थानांतरण अधिकार। सुप्रीम कोर्ट 2 या अधिक उच्च न्यायालयों में लंबित एक जैसे मामले को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है ताकि एक समान निर्णय हो। माना हाई कोर्ट, 2 हाई कोर्ट में केस लड़े गए हैं, दोनों का सेम ही रिजल्ट आया और उसकी अगर कोई चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो उसी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 2 या अधिक उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े हुए केसों को एक जैसे मामलों के सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है ताकि समान निर्णय हो सके, मीन्स समान उस पर फैसला दिया जा सके। ये बात हुई। इसके बाद चलते हैं आर्टिकल 140 पर। अतिरिक्त शक्तियां। संसद सुप्रीम कोर्ट को अन्य न्यायिक या कर्तव्यों से संबंधित शक्तियां दे सकता है। ये किसके हाथ में होता है? ये होता है संसद के हाथ में। पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाकर उसकी शक्तियों को क्या बढ़ा घटा सकता है, मैंने आपको बताया था। तो इसमें है कि जो उनकी शक्तियां होती है, कर्तव्य होते हैं, उन्हें वो इंक्रीज कर सकता है। वो किसमें है? 140 में दिया गया है। आर्टिकल 141 में है कि निर्णयों की बाध्यता। सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देश की सभी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। जितनी भी देश की सभी अदालतें हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया तो वो सब पर बाध्यकारी होंगे, सबके लिए मान्य होंगे। तो ये किस में है? आर्टिकल 141 में दिया गया। आर्टिकल 142 कहता है कि पूर्ण निर्णय की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति है कि वह पूरा न्याय देने के लिए जो भी आदेश आवश्यक हो वह दे सकता है, भले ही कानून में उसकी व्यवस्था ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि हाँ ये है तो वो राइट होगा। ये पूर्ण निर्णय की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 142 में है। अब चलते हैं 143 में। परामर्शी अधिकार। ये परामर्शी अधिकार क्या है? तो ये है राष्ट्रपति यदि चाहे तो किसी भी महत्वपूर्ण कानून या सार्वजनिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। कोर्ट की राय बाध्यकारी नहीं है। ये दिया गया आर्टिकल 143 में कि अगर राष्ट्रपति चाहें तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं और उन्हें दे भी सकते हैं। बाय चांस उन्हें कोर्ट की कोई सलाह चाहिए तो वो उन्हें कहे कि भाई मुझे सलाह चाहिए, तो वो सलाह देंगे। लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि वो सलाह दे ही, और ना ही राष्ट्रपति बाध्य है कि उन्हें उनकी सलाह माननी ही होगी। तो इसीलिए, लेकिन कुछ केसेस हैं जिसमें अगर कुछ ऐसी संकट आ गए या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई हैं तो वहां सुप्रीम कोर्ट को अपनी सलाह देनी ही पड़ती है। लेकिन उसे राष्ट्रपति माने या ना माने, वो राष्ट्रपति की खुद की स्वेच्छा होती है, इच्छा होती है। ये किस में दिया गया? आर्टिकल 43 में। अब चलते हैं 44 पर। सहयोग का कर्तव्य। सभी न्यायिक व कार्यपालिका जो प्राधिकरणों का कर्तव्य है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें। ये किस में दिया गया है? ये दिया गया आर्टिकल 44 में कि जितने भी सुप्रीम हाई कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो बाध्य है कि वो उनके कर्तव्यों का आदेश का पालन करे। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है तो उसका पालन करे। आर्टिकल 45 कहता है नियम और प्रक्रिया। प्रक्रिया प्रोसेस क्या है? रूल और प्रोसेस कि 145 में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने कामकाज के लिए नियम स्वयं बनाता है। जितने भी नियम होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने नियम बनाता है, वो किसी के नियम मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, किसमें दिया गया है? 145 में। लास्ट चलते हैं 146, हमारा प्रशासनिक कर्मचारी। सुप्रीम कोर्ट के सचिवालय और कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन और सेवा शर्तें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही तय की जाती है। मैंने आपको बताया कि ये न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग शक्तियां हैं। कार्यपालिका एक है, न्यायपालिका एक है। न्यायपालिका में जो भी कर्मचारी होंगे, कोई भी जो वहां पर जॉब करेगा, नौकरी करेगा, उन सबको जज नियुक्त करेंगे सुप्रीम कोर्ट के, और वो ही उनके वेतन भत्ते को निश्चित करेंगे कि कितना उनका वेतन भत्ता होगा। ये हुई आर्टिकल। और आप लास्ट में एक देख सकते हैं आर्टिकल 147 व्याख्या संबंधी प्रावधान, जो कि ये है कि अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि संविधान की व्याख्या में
संशोधन और अनुसूचियों में भी शामिल हैं। जो संविधान की व्याख्या है में संशोधन अगर हो या अनुसूचियों में भी शामिल है, ये इसमें भी शामिल किया गया है। ये था हमारा सुप्रीम कोर्ट। आई होप आपको ये सुप्रीम कोर्ट समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है अच्छे से समझ आए। मैंने पूरी कोशिश की जितने भी सुप्रीम कोर्ट से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ अगर आपको ये और भी डिटेल में चाहिए, हर एक आर्टिकल की व्याख्या अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो, साथ ही साथ जो हमारे ये संशोधन है वो किसके तहत जोड़े गए हो, तो ये सब अगर आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर हम एक वीडियो लेकर आएंगे, एक लेंथी जो हमारी वीडियो होगी जिसे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और आराम से उसे देखेंगे। आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।